बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुजम्मिल साहब, वफाकी आईनी अदालत आपको क्या लग रहा है सूरत हाल? देखिए, इन जजेस ने पहले सुप्रीम कोर्ट में 27वीं तरमीम को चैलेंज किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वसूल करने से ही इनकार कर दिया था कि हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, आप आईनी अदालत जाएं। जी। अब इन्होंने आईनी अदालत को कहा है कि जो हमारी पिटिशन है जिसमें इन्होंने अपील की है कि जी हमारी पिटिशन का जो फैसला है वो आईनी अदालत ना करे, सुप्रीम कोर्ट करे। बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं कि चूंकि हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते, लिहाजा हम अब हमारी मर्जी की अदालत में हमारी पिटिशन सुनी जाए। अच्छा, ये तो बेसिक मतलब मेरा मुकदमा मेरी मर्जी की अदालत और मेरी मर्जी के जज के सामने कैसे लग सकता है? देखिए ना, ये जजेस ये कह रहे हैं कि हमारा मुकदमा हमारी मर्जी की अदालत के सामने लगाया जाए और हमें ये वाली अदालत पसंद है, ये वाली अदालत पसंद नहीं। हम इस अदालत को आईनी और इसको गैर आईनी समझते हैं। तो ये मुझे मंतक कोई समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है 24 नवंबर को जब इनकी ये मुतफरक दरख्वास्त आईनी अदालत के सामने लगेगी तो इनको विद कॉस्ट मुस्तरद हो जाएगी। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है इनको जुर्माना भी हो जाएगा। प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले। मुझे ऐसा लगता है कि दरख्वास्त सिर्फ मुस्तरद नहीं होगी बल्कि जुर्माना भी हो जाएगा इनको कि इन्होंने अदालत के सामने एक गैर कानूनी और गैर आईनी दरख्वास्त रखी है। अच्छा, ये गैर कानूनी गैर आईनी कैसे? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका मुकदमा किस अदालत में जेर समात हो सकता है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि आइन के मुताबिक फैसले होंगे। तो आइन तो कहता है आईनी अदालत करेगी। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा है जब तक कि खत्म ना कर दी जाए। इस वक्त तक तो वो आइन का हिस्सा है ना। तो जब तक वो आइन का हिस्सा है तब तक ये जजेस उस आइन के पाबंद हैं। ये जजेस ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम उस आइन को मानेंगे जो 27वीं तरमीम से पहले है, या हम उस आइन को मानेंगे जो 23वीं तरमीम से पहले था, या हम उस आइन को मानेंगे जो 73 का आइन था उसके बाद की सारी। ये जजेस की मर्जी तो नहीं हो सकती। जजेस ने मुल्क में जो मौजूद आइन और कानून है उसके मुताबिक चलना है, और मुल्क में जो इस वक्त आइन मौजूद है 27वीं तरमीम उसका हिस्सा है। लेकिन जो एतराज़ उठा रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम पे, वफाकी अदालत पे, आईनी अदालत पे, एहतजाज भी हमारे सामने है। मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में भी किया जा रहा है। अच्छा, हो रहा है? हुआ है। कहाँ हुआ? और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कहाँ हुआ है? गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मुझे तो पता लगा कन्वेंशन ही कैंसिल हो गया कराची में। तो एहतजाज हुआ है। कराची में तो सुना है कन्वेंशन ही कैंसिल हो गया। हैं। कराची में तो सुना है कन्वेंशन ही कैंसिल हो गया। बार के सदर ने कहा गलत बुलाया गया है। ठीक है ना। और कल जो यौम स्याह था, आपने तो देखा, आप अपनी मर्जी के टॉपिक्स रखती हैं ना, या एजेंडा सेटिंग करती हैं। नहीं तो जो एहतजाज हो रहा है, इस पर जो एतराज़ात उठा रहे हैं, इस पर जो मुसलसल बयानात आ रहे हैं, जो यौम स्याह था वो कहीं नजर ही नहीं आया। आप स्किप कर रहे हैं। कल जो यौम स्याह था वो कहीं नजर ही नहीं आया। कहाँ आया आपको कहीं यौम स्याह की कल कोई बड़ी कार्रवाई नजर आई? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं। कोई बड़ा एहतजाज नजर आया? लेकिन इससे ये नहीं हम जज कर सकते कि भाई किसी को एतराज नहीं है, सबने हंस के कबूल कर लिया। अगर अवाम एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे तो इसका मतलब है अवाम को 27वीं तरमीम कबूल है। जैसे अवाम को इलेक्शन कबूल था। जैसे अवाम को इलेक्शन कबूल है। नहीं तो जिन मुल्कों में अवाम को इलेक्शन नहीं कबूल होता लोग बाहर आ जाते हैं। हाँ, क्या चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान? मैं तो कह रहा हूँ कि अवाम की राय सबसे मुकद्दम है और अवाम की राय हमारे सामने है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तो अवाम की राय को सबसे अफजल, सबसे मुकद्दम, सबसे ऊपर हैसियत देता हूँ, और मेरे ख्याल में अवाम की राय के आगे सबको सरनगू होना चाहिए। तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन आप फुल कोर्ट की अंदरूनी कहानी सामने आई है जो मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट की है कि उसमें दो ऑप्शंस चीफ जस्टिस के सामने रखे। एक, या तो सारे मिलकर इज्तिमाई इस्तीफे दे देते हैं, या सारे मिलकर इज्तिमाई तौर पर 27वीं तरमीम के हक में करारदाद पास कर देते। दोनों चीजों पर अदलिया मुत्तफिक नहीं थी। कुछ ज्यादा अक्सरियत इस्तीफे देने के खिलाफ थी और कुछ लोग 27वीं तरमीम के खिलाफ थे, लिहाजा दोनों चीजें एजेंडे में नहीं रही। इसका मतलब है जुडिशरी के अंदर स्प्लिट मौजूद है और जुडिशरी के अंदर 27वीं तरमीम की भी कबूलियत है, और इस बात की भी राय है कि जजेस को काम करते रहना चाहिए, जजेस इस्तीफों के साथ नहीं है। अब मेरा ये ख्याल है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं ये क्रीज से निकल कर खेल रहे हैं, मुल्क के आइन और कानून से निकल कर खेल रहे हैं। अच्छा, जो जज खत लिख दें वो भी आइन के खिलाफ बात करते हैं, जो जज एतराज़ कर दें कि फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं, अदलिया पर प्रेशर है, अदलिया पर एक दबाव है, वो भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, आप नहीं मानते उनको, तो फिर इख्तिलाफ राय नहीं होना चाहिए? तो फिर ऐसा ऐसा ऑपोजिशन भी खत्म हो जानी चाहिए। आप मेरी बात सुनिए। हंसते मुस्कुराते पहली बात तो ये है, कल मेरी खत्म। पहली बात तो ये है कि जज सियासतदान नहीं है
कि ख़त लिखें, बयान जारी करें, राय अम्मा हमवार करें। पहली बात नहीं, जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है उस पर बात ना करें। उस तरफ भी आता हूँ। अगर कोई जज ये समझता है कि उसके ऊपर दबाव है और वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, पहली बात तो ये है कि कानून में उसको ये इख्तियार दिया गया है कि कोई उस पर दबाव डाले तो उसको 6 महीने की कैद दे सकता है। हाई कोर्ट के जजेस के पास ये इख्तियार मौजूद है ना, है तो इन्हें अदालत का सजा है, वो दे सकते हैं। खत लिखने की बजाय सजा देते तो ज़्यादा बेहतर बात नहीं थी। जिसने दबाव डालने की कोशिश थी उसे सुबह अदालत में बुलाते, सजा दे देते। तारीख बड़ी बेरहम है मुज़म्मिल साहब। नहीं, देखें, इख्तियार उनके पास मौजूद है। अगर वो इस्तेमाल करने से कासर हैं तो ये उनकी कमज़ोरी है। देखें, आइन उनको सिर्फ इख्तियार दे सकता है। आइन ने खुद आके वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना। आइन ने उनको इख्तियार दिया जज को कि अगर कोई आपके काम में मुदाखलत करे, आप उसको तौहीन अदालत में 6 माह की कैद की सजा दे दें। जो मर्जी हो, जितना मर्जी बड़ा अफसर हो, जितना मर्जी बड़ा एहलकार हो, जो मर्जी हो, आप उसको सजा दे सकते हैं। ये दे देते हैं सजा। आप मेरी बात सुनिए, खत लिखना इनका काम नहीं है। जुडिशरी का काम खत लिखना नहीं है, उनका काम फैसले करना है। वो फैसले करें। हमारी यही है कि ये जो खतो खताबत है, ये जो इश्किया खतूत लिखे जाते हैं, ये जजिस के मैंडेट के बाहर है। ये उनका काम नहीं है सियासत पर असरअंदाज होने के लिए। जी, तो जस्टिस शौकत वो के एक हवाले खास से क्या बयानिया बनाते हैं जिसका एक खास सियासी जमात को फायदा होता है। ये उनका काम नहीं है। वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जैसे फौज सियासत नहीं कर सकती, ऐसे जजेस भी सियासत नहीं कर सकते। काश। ठीक है ना। तो इसलिए मेरी जाती तौर पे ये राय है कि ये जो इनकी, मैं आपको अगले हफ्ते आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मेरी राय में इनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। आपकी प्रेडिक्शन है। हम जरूर नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। साहब, कौमी असम्बली के 6 और कल भी हमने डिस्कस किया था, और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, और डिटेल हमने डिस्कस किया था कि कौन जीत सकता है, कौन जीत नहीं सकता है। अब आपको क्या लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब को भी जुर्माना खैर आयद कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और सुहेला अफरीदी की सूरत हाल तो पहले ही आपके सामने है। हरीपुर पर पहले मेरे ख्याल से आज फिर बात कर ले कि सिचुएशन ही आपको बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत टफ है, 50-50 है, सीट कहीं भी जा सकती है। नून लीग इज इन टफ कंपटीशन। नून लीग ने बहुत गेन किया है हरीपुर में। ऐसी बात नहीं है, 2024 वाली बात नहीं है कि कोई लंबी लीड से कोई जीत सकेगा, चाहे नून जीते चाहे उमर अयूब साहब जीते। ये बहुत ही थिन मार्जिन का फैसला होगा, और मुझे लगता है बहुत टफ कंपटीशन होगा। और पाकिस्तान का सबसे जो टेंस और टफ और जबरदस्त मुकाबला है वो हरीपुर में हो रहा है। उसके बाद NA 129 लाहौर नहीं, वो भी मुझे वो इतना टफ नहीं नजर आ रहा। अच्छा। उसकी वजह है जीत एक ही पलड़े में जारी है। नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमाद अजहर साहब फील्ड में नहीं है। उस हल्के से जो MP है मियां असलम इकबाल, वो फील्ड में नहीं है। उस हल्के से जो PTI की दूसरी MP खातून है, वो महर वाजिद की बेगम, वो फील्ड में मौजूद नहीं है। आलिया हमजा फील्ड में मौजूद नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब उस हल्के में बिल्कुल नहीं गए। और मुझे ऐसा लगा कि PTI की लीडरशिप, देखें हरीपुर के तो हमें जलसे नजर आ रहे हैं। सुहेला अफरीदी भी गए हैं,